आज का जो क्लास है वो है AS16 यूनिट नंबर 4 चैप्टर नंबर 5। इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं बोरोइंग कॉस्ट। बोरोइंग कॉस्ट का क्या मतलब होता है ये हम आपको बताते हैं। बोरोइंग कॉस्ट को अगर हम लोग दो पार्ट में बांटें, बोरोइंग कॉस्ट को अगर हम लोग दो पार्ट में बांटें तो बोरोइंग का मतलब होता है लोन, ठीक है, और कॉस्ट का मतलब होता है उस लोन के चक्कर में जो मेरे पॉकेट से कॉस्ट लग गया, ठीक है। हाँ, मान लो कि तुम किसी से लोन लिए 1 लाख रुपए का और तुम उसको रिटर्न भी कर दिए 1 लाख रुपया ही, रिटर्न भी कर दिए 1 लाख रुपया ही, तो तुम्हारा कॉस्ट कुछ लगा ही नहीं, इसको बोरोइंग कॉस्ट नहीं बोलेंगे। लेकिन उस लोन पर अगर तुमको इंटरेस्ट पे करना पड़ा प्लस तुमको कोई प्रोसेसिंग चार्ज पे करना पड़ा, उस लोन के लेने टाइम में कोई प्रोसेसिंग चार्ज पे करना पड़ा, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट, इसीलिए इसका नाम पड़ा बोरोइंग कॉस्ट। बोरोइंग कॉस्ट में लोन के अमाउंट को नहीं लेते हैं, उस लोन पर लगे हुए इंटरेस्ट और प्रोसेसिंग चार्ज को लेते हैं, ठीक है। अब हम तुमको नोट्स के थ्रू समझाते हैं बोरोइंग कॉस्ट का क्या मीनिंग है। देखो, बोल रहा है कि दिस स्टैंडर्ड्स डील्स टू ऑल बोरोइंग कॉस्ट, इट इज नॉट एप्लीकेबल टू। देखो, बोरोइंग कॉस्ट का मतलब होता है हर वो जगह से तुम पैसा उठा रहे हो जहां तुमको ब्याज पे करना पड़ रहा है, समझ गए। इसमें इक्विटी नहीं आता, इक्विटी पर तुमको डिविडेंड देना पड़ता है, प्रेफरेंस शेयर नहीं आता है, समझ गए। इसमें आता है ऐसा चीज जो इसके बदले में तुमको इंटरेस्ट पे करना पड़ता हो, इक्विटी और प्रेफरेंस पर डिविडेंड पे करना पड़ता है, वो नहीं आता है बोरोइंग कॉस्ट में, ठीक है। अब आगे बताते हैं। आगे बोल रहा है कि प्रेफरेंस शेयर को हम तब बोरोइंग कॉस्ट में कंसीडर करेंगे जब वो प्रेफरेंस शेयर आगे जाकर के डिवेंचर में कन्वर्ट हो जाएगा। या बोरोइंग कॉस्ट में हम तुमको प्रेफरेंस शेयर इशू किए और तुमसे हम पैसा ले लिए, लेकिन हम तुमको बोले 1 साल के बाद तुमको उस प्रेफरेंस शेयर के बदले में हम अपना डिवेंचर दे देंगे, तो मेरा प्रेफरेंस शेयर रिटर्न कर देना। इसका मतलब देखो, डिवेंचर अगर हम इशू करते हैं तो वो बोरोइंग कॉस्ट है, क्योंकि डिवेंचर पर इंटरेस्ट पे किया जाता है। तो हर वो चीज जिस पर इंटरेस्ट रेज होता है एज एक्सपेंस, उसको बोरोइंग कॉस्ट मानते हैं हम लोग, समझ गए। लेकिन अगर वो इक्विटी और प्रेफरेंस है तब नहीं मानेंगे बोरोइंग कॉस्ट, क्योंकि उस पर डिविडेंड होता है। लेकिन वही इक्विटी और प्रेफरेंस अगर आने वाले 1 साल 1.5 साल के बाद डिवेंचर में कन्वर्ट हो जाएगा या तो लोन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, तो हम उसको स्टार्टिंग से ही बोरोइंग कॉस्ट मानेंगे, समझ गए। हम तुमको प्रेफरेंस शेयर इशू किए तो हम बोलेंगे ये तो बोरोइंग कॉस्ट में नहीं आएगा। लेकिन 1 साल के बाद हम तुमको बोले कि वो प्रेफरेंस शेयर मुझे दे देना, हम तुम्हारे नाम पे लोन दिखा देंगे और हम तुमको हमेशा इंटरेस्ट देते रहेंगे, समझ में आया। हम सरकार को दिखा रहे हैं, तुम मान लो तुम मेरे अपने भाई हो, मान लो, ठीक है, और हम बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। लॉजिक समझो क्यों सरकार ये लाए, ठीक है। हम बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, तो मेरे को कैसे भी करके तुम्हारा फायदा करवाना है, तुम ही को पैसा देना है। हम मार्केट में किसी और को क्यों दे इंटरेस्ट, तुमको ही पैसा देना है। तो हम क्या किए कि हम तुम्हारे नाम पर शेयर दिखा दिए कि हम इसको शेयर इशू किए। अब बहुत सारा घटिया शेयर हो सकता है, बोनस शेयर, राइट शेयर, जो तुमको फ्री में बहुत सारा दे दिए, तुमसे पैसा भी नहीं लिए, और 1 साल के बाद हम तुमको बोले कि इसको डिवेंचर में कन्वर्ट कर देंगे या लोन में कन्वर्ट कर देंगे, समझ गए। तो गवर्नमेंट इतना बेवकूफ नहीं है, गवर्नमेंट बोलेगा कि जो आने वाले समय में आप कुछ ऐसे सिक्योरिटीज में कन्वर्ट कर देंगे जिस सिक्योरिटीज पर इंटरेस्ट एप्लीकेबल है, तो उसको स्टार्टिंग से ही हम मानेंगे कि वो बोरिंग कॉस्ट है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। बोरोइंग कॉस्ट जो है वो बायोलॉजिकल एसेट्स वगैरह पर रिकॉर्ड नहीं होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे, लार्ज क्वांटिटीज ऑफ इन्वेंटरीज विच आर प्रोड्यूस्ड ऑन अ रिस्पेक्टिव बेसिस एंड टेकन शॉर्ट टर्म पीरियड फॉर द प्रोडक्शन, ठीक है। ये हम तुमको किसी एग्जांपल से बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। बोरिंग जो पॉइंट नंबर 2 है, इसमें बोल रहा है कि बोरिंग कॉस्ट मींस इंटरेस्ट एंड अदर इनकर्ड कॉस्ट इन कनेक्शन विद द बोरोइंग, ठीक है। तुम ये कह सकते हो कि इंटरेस्ट का चार्ज और कोई चार्ज लग सकता है। मान लो कि तुम किसी बैंक से 1 लाख रुपए लोन लिए, बैंक वाला बोला हम आपको देंगे लेकिन 96,000 ही दिखाएंगे आपके नाम पे कि हम आपको 1 लाख दिए, आपको चुकाना 1 लाख का प्रिंसिपल पड़ेगा। तुम बोले ऐसा क्यों, तू बोला प्रोसेसिंग चार्ज, इंश्योरेंस, सरसाई, ये चार्ज, बैंक चार्ज, सब कुछ काट के आपको मिलेगा इतना। 4,000 रुपये तुम्हारा काट लिया, तो वो 4,000 भी तुम्हारे लिए कॉस्ट है और उस पर जो तुम इंटरेस्ट पे करोगे वो भी कॉस्ट है, समझ गए। और अगर तुम इंडिया से बाहर कहीं से लोन लिए तो वो तुमको अभी तो लोन दे दिया, तुम 1 साल तक उसको इंटरेस्ट पे किए, प्रोसेसिंग चार्ज, मान लो अमेरिका से लोन लोगे तो प्रोसेसिंग चार्ज नहीं लेता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट वहां पे 2% है, 2.5% है, सब ले लेता है इजिली। लेकिन जब तुम चुकाने जाओगे तो वो बोलेगा जब तुम लोन लिए थे तब कितना लिए थे, तो तुम बोले कि हम $10,000 लिए थे आपसे, और जब चुकाने जाओगे तब डॉलर का रेट इतना बढ़ गया रहेगा तो तुमको वो बढ़े हुए रेट पे चुकाने के लिए बोलेगा, तो तुम्हारा एक्सचेंज डिफरेंस की वजह से जो लॉस होगा वो भी तुम्हारा बोरिंग कॉस्ट है। बोलो, फायदा है तुम्हारा, लेकिन दाम नहीं गिरता है ना, वही तो बात है। अभी मोदी जी का और ट्रंप का झगड़ा हुआ था, तो हम लोग को यूट्यूब जो है ना, हम लोग वीडियो वगैरह पोस्ट करते हैं, यूट्यूब डॉलर में पेमेंट करता है, तो झगड़ा होने की वजह से डॉलर का दाम बढ़ गया 3-4 रुपया, तो ज्यादा रुपया मिला हम लोग को। तो ऐसा झगड़ा होते रहे, ठीक है, ज्यादा मिला सच में। तो यही बात बता रहे, तो उसमें मेरा फायदा हो गया। लेकिन अगर डॉलर का दाम गिर जाता, अगर सारा कुछ स्वदेशी हो जाएगा, तो डॉलर जो अभी है तुम्हारा 80 रुपीज के आसपास होगा, वो गिर के हो जाएगा 30-40 रुपया, सब कुछ स्वदेशी हो जाएगा, कुछ इंपोर्ट नहीं करेंगे, तब यूट्यूब से कोई फायदा नहीं होगा हम लोग का, समझे। यही बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो पॉइंट नंबर 2 हो गया।
exchange difference will be treated as borrowing cost up to the lower of the following. Exchange loss या borrowing cost that would have been incurred if borrowing were made in functioning currency less borrowing cost in the foreign currency. देखो हम तुमको बताते हैं एक्सचेंज डिफरेंस जो है ना, मतलब यहां पर बोल रहा है कि लोअर ऑफ द फॉलोइंग. अच्छे से सुनो, ठीक है. एक बहुत अच्छा एग्जांपल से बताते हैं. वैसे इसके बारे में डिटेल में ये फाइनल में है, लेकिन हम अभी मेरे को पढ़ाना है कम से कम 1 घंटा 15 मिनट, इसीलिए हम तुम लोग को एक बार ये एग्जांपल देके बताते हैं. ठीक है. मान लो कि तुम इंडिया में लोन ले रहे हो रोहित, ठीक है, और तुम इंडिया में एसबीआई से लोन ले रहे हो, एसबीआई को 9% का इंटरेस्ट भर रहे हो और एसबीआई से तुम 1 लाख रुपया ले लिए. ठीक है, तुम ले लिए, खेला खत्म. ये मान लो ये लड़की जो है इसको अमेरिका से बहुत ज्यादा लगाव है. ठीक है, ये अमेरिका का इनकम करवाना चाह रही है, तो ये अमेरिका से लोन ले ली. ठीक है, अमेरिका से लोन ले ली. क्यों? क्योंकि ये अमेरिका को इंटरेस्ट पे करना चाहती है, अमेरिका को कैपिटलिस्ट बनाना चाहती है. इंडिया से इसको कोई मतलब नहीं है, रहती इंडिया में है, खाती इंडिया की है, और ये इंडिया में आईटीसी है, अमेरिकन कंपनी है ना. वो जिस कंट्री में जाता है उस कंट्री का फर्स्ट लेटर उठा करके टीसी लगा देता है और वो हो गया आईटीसी. समझ गए? और वो बेचता है नशा का सामान, लेकिन उस कंट्री को बोलते हैं कि हम तुम्हारे कंट्री का ही मेड है, हम मेड इन इंडिया है, लेकिन कुछ नहीं है. कंट्रोल होता है यूएसए से, तो वो लोग का सारा इन्वेस्टमेंट यूएसए में होता है. अगर वो लोग लोन, या मान लो ये आईटीसी ही है और ये लोन ले ले अमेरिका से, और अमेरिका को बहुत ज्यादा पे करना चाहे, ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलेगा कि अगर आप इंडिया में ही लोन लेते, तो आप कितना रुपया इंडिया में इंटरेस्ट देते? मैक्सिमम आप अमेरिका को भी उतना ही पे कर सकते हैं. समझ गए? यानी अगर वो 9% इंटरेस्ट पे 1 लाख रुपया लिया है तो 9,000 रुपया हुआ, और तुम 2% इंटरेस्ट पे अमेरिका से लिए तो तुम्हारा 2,000 रुपया हुआ, और तुम एक्सचेंज डिफरेंस की वजह से मान लो 10,000 रुपया पे कर रहे हो, तो 10 दो 12,000 हुआ, तो 9,000 रुपया और 12,000 रुपया, 12,000 नीचे में बोल रहा है. ठीक है, एक्सचेंज डिफरेंस और तुम्हारा लॉस जोड़ करके 12,000 आ रहा है, और उसका वाला 9,000, विच एवर इज लोअर जो है मैक्सिमम तुम बोरिंग कॉस्ट में उतना ही दिखा सकते हो. बोरिंग कॉस्ट में दिखाने का मतलब है कि आप उसको कॉस्ट में ऐड कर सकते हैं, आप उसको पीएल का डेबिट में दिखा सकते हो, उतना से प्रॉफिट घटा सकते हैं. तो गवर्नमेंट बोला कि प्रॉफिट तो तुम उतना ही से घटा पाओगे अगर तुम इंडिया में ही लोन ले लेते किसी से. फॉरेन में तुमको कहीं से भी लेना है लो, तुमको फायदा लग रहा है तो लो, नहीं तो अगर तुम्हारा लॉस है और तुम उस कंट्री को पे करना चाह रहे हो तो तुम मैक्सिमम उतना ही पे कर सकते हो जितना कोई तुम्हारे जैसा ही आदमी इंडिया में किसी बैंक से लोन लेकर के इंडियन गवर्नमेंट को पे करता, उतना ही तुमको मैक्सिमम हम डिडक्शन देंगे. समझ में आया? नहीं तो सब तो इंडिया में रह करके फॉरेन से लोन लेके उस देश को महान बना देता है ना. इसीलिए चलो आगे बढ़ते हैं. इफ सच एक्सचेंज लॉस ट्रीटेड एज अ बोरोइंग कॉस्ट इज सब्सिक्वेंटली recorded as exchange gain, then it will be treated as negative borrowing cost. अब देखो गवर्नमेंट बोला कि तुम मैक्सिमम जो है वो उतना ही पे कर सकते हो जितना इंडिया में कोई लोन लेकर के पे करेगा, लेकिन अगर तुम्हारा गेन ही हो जा रहा है उल्टा फॉरेन में लोन लेकर के, तो तुम्हारा बोरिंग कॉस्ट को ही घटा देंगे, जीरो कर देंगे, नेगेटिव कर देंगे, उतना तुम्हारा इनकम दिखा देंगे हम. मान लो तुम इंडिया में 9,000 रुपया टैक्स इंटरेस्ट पे कर रहे हो, और ये फॉरेन से लोन लेकर के उल्टा फायदा ही हो गया इसका. जब ये लोन ली थी तब $1 का वैल्यू था 70 रुपया करके, और जब चुकाने गई तो $1 का वैल्यू हो गया मान लो 55 रुपया करके, तो इसको तो कम ही चुकाना पड़ेगा. ओवरऑल तो इसका गेन हो गया. तो गवर्नमेंट बोला कि गेन होगा तो हम इनकम मान लेंगे, लेकिन अगर तुम्हारा ज्यादा से लॉस हो गया रहेगा तो मैक्सिमम हम उतना ही दिखाने देंगे एज एक्सपेंस जितना कोई इंडिया में लोन लेकर के दिखा सकता था. कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं. ये सब वैसे इसके ऊपर में पर्टिकुलरली सम्स नहीं है, नॉलेज के लिए बता रहे हैं. अब जो सम्स वाला पोर्शन है वो अब आएगा. समझ गए? अब ये सब जितना बताएं ये सब इससे रिलेटेड सम्स ये फाइनल में है और बहुत अच्छे से है वहां पर. बोरोइंग कॉस्ट दैट इज डायरेक्टली अट्रीब्यूटेबल टू एक्विजिशन. अब स्टार्ट हो गया जो सी एंटर में कॉस्ट, सी एंटर में जो सम्स है वहां से स्टार्ट हुआ. वेरी इंपॉर्टेंट. बोल रहा है कि बोरोइंग कॉस्ट हम उसी को मानेंगे जो एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ क्वालिफाइंग एसेट्स इज कैपिटलाइज. इसको रट लेना. समझ गए? जैसे अपना नाम नहीं भूलते हो वैसे इसको मत भूलना. तुमको ये लिखना पड़ेगा एग्जाम में. अगर ये लिख दिए तो टीचर का समझ लो ना कि पहला ही इंप्रेशन में तुम्हारे पेपर को वो साइड पे बिठा देगा. अगर AS16 का क्वेश्चन आ गया तो तुमको ये बताना पड़ेगा. अच्छे से सुनो, हम एक एग्जांपल से बता दें. ये लोन ली, तुम लोन लिए रोहित, ठीक है, तुम लोन लिए, तुम उससे एक बिजनेस कर लिए इंडिया में, तुम उससे बिजनेस कर रहे हो, या तुम उससे कोई एक घर बनाए, तुमको पूछे क्यों घर बना रहे हो, तुम बोले इसमें बिजनेस करेंगे, तो गवर्नमेंट बोला डिडक्शन मिल जाएगा. तुमको 9,000 रुपए इंटरेस्ट पे करना पड़ा है ना, 9% दिखा सकते हो पीएल का डेबिट में. अब ये लोन ली, स्नेहा लोन ली अमेरिका से, और ये उस 1 लाख रुपया से ब्यूटी पार्लर चली गई. ये चली गई मान लो वरुण धवन से मिलने के लिए, ठीक है, मान लो ऐसे ही, और खूब लुटाई, खूब उसका वो कॉन्सर्ट वगैरह बुक माई शो से बुक की, कहाँ ना कहाँ विशाल मिश्रा का गाना सुनने चली गई, सारा पैसा उड़ा दिया इसमें. ठीक है, और लास्ट में बचा इसका क्या, अरे वैसे ही तुम गई उससे मिलने के लिए, आइए मेरे से मिलिए, ठीक है, तो मान लो ये गई किसी का कॉन्सर्ट में, सारा पैसा उड़ा दी, लास्ट में इसके पास सिर्फ 10,000 बचा, और थोड़ा सा मम्मी पापा का प्रेशर की वजह से इसको कोई एक छोटा सा धंधा खोलना पड़ा, और गवर्नमेंट को बोल रही है कि हम पूरा एक्सपेंस दिखाएंगे. समझ गए? इस 1 लाख रुपया पर जो इंटरेस्ट लगा हम पूरा दिखाएंगे. तो गवर्नमेंट बोला कि तुम लोन ले लोगे और उस पर्पस में अगर इस्तेमाल नहीं किए जिस पर्पस के लिए तुम लोन लिए, तो तुम उसका जो खर्चा लगा वो तुम पीएल का डेबिट में नहीं दिखा सकते हो. पीएल का डेबिट में दिखाना मतलब कैपिटलाइज करना, यानी तुम उस खर्चा को कंसीडर कर रहे हो कि वो लोन वो उस एसेट्स का खर्चा है.
समझ गए? हम तुमको एक एग्जांपल से बताते हैं। मान लो कि तुम जो है ना वो तुम 10,000 रुपया में एक छोटा सा सब्जी का दुकान खोले और तुम उसके लिए लोन लिए थे 1 लाख रुपया। तो तुम ये नहीं ना कह सकते हो कि वो सब्जी का जो दुकान है या वो जो हमारा बिजनेस है वो 1 लाख रुपया का है। तुम तो उसका 90,000 कहीं और उड़ा दिए ना। और तुम अगर पूरा पैसा उस एक बिल्डिंग को लगाने में लगा दिए और फिर उसमें बिजनेस कर रहे हो तो तुम कह सकते हो ना कि वो पूरा बिल्डिंग 1 लाख रुपए का है। समझ में आया? तो बोल रहा है कि जो जिस काम के लिए जो पैसा लेंगे उसके एक्विजिशन में, अच्छे से सुनो, या तो तुम अक्वायर्ड कर लिया, तो तुम एक सब्जी का दुकान खरीद ही लिए तो उसमें लगा तुम्हारा पैसा, तब तो तुम धंधा करोगे तो उसमें प्रॉफिट कमाओगे तो सरकार को टैक्स दोगे। सरकार टैक्स के लालच में तुमको बोला कि तुम लोन लेकर के अक्वायर भी करोगे तो चलेगा, तुम कंस्ट्रक्शन करोगे खुद से बनाओगे तो चलेगा। मेन वर्ड पे ध्यान दो, एसीपी तुमको याद रखना पड़ेगा। या तो अक्वायर ही कर लो, खरीद लो, एक सब्जी का दुकान खरीद लो, तुम सब्जी बेच रहे हो उसमें तो दुकान खरीदे ना, उसको अक्वायर बोलते हैं। या तुम दुकान खुद से बनवा रहे हो। और तीसरा होता है या तो तुम उसका प्रोडक्शन करवा रहे हो। समझ में आया? क्लियर है? तो ये तीन अगर कंडीशन सेटिस्फाई हुआ और वो भी क्वालिफाइंग एसेट्स पर होना चाहिए। क्वालिफाइंग एसेट्स मतलब जिस एसेट्स के नाम पे तुम डिडक्शन मांग रहे हो, तुम सरकार को थोड़ी ना बोलोगे कि तुम वरुण धवन से मिलने गए थे, नहीं ना बोलोगे। तुम तो सरकार को बोलोगे लोन लिए पूरा इसी में लगाए। सरकार बेवकूफ तो है नहीं, वो तो निरीक्षण करता है कि हाँ इतना का इसका डेवलपमेंट है कि नहीं। ऑडिटर आएगा, साल में एक बार ऑडिटर आएगा तुम्हारे यहाँ, वो चेक करेगा कि ये लोन ली है 33 लाख रुपया, कोई डेवलपमेंट नहीं है, मशीन दिखाई है 10 पीस है, 2 ही पीस, ऑडिटर तो पूरा लिखेगा अपने रिपोर्ट में, ठीक है, तब तुम पकड़ा जाओगे। तो क्वालिफाइंग एसेट्स पर ही अगर एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन या प्रोडक्शन के ऊपर में खर्चा हुआ हो तो आप उसको कैपिटलाइज कर सकते हैं और उसको बोरिंग कॉस्ट बोल सकते हैं। अदरवाइज जो बोरिंग कॉस्ट नहीं है आप उसको पीएल में दिखा दीजिए एज एक्सपेंस आपका, या लॉस, जो भी दिखाना दिखाइए। बोरिंग कॉस्ट में दिखाने का मतलब होता है कि उस एसेट्स के दाम में जोड़ देना। एक बार फिर से बता देते हैं, इधर देखो, जिस खर्चा को हम लोग कैपिटलाइज करेंगे, कैपिटलाइज करने का मतलब होता है बाबू, हम ये पेन, अच्छे से सुनो, ठीक है, हम ये पेन बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो हम इस पेन के लिए रॉ मटेरियल खरीदे, ठीक है, 10 रुपए का, और हम 20 रुपया का इसका इंक खरीदे, अच्छे से सुनना, ठीक है, और हम इस पेन के लिए मान लो हम थोड़ा सा ब्रेड बटर भी खरीदे अपने खाने के लिए, ठीक है, तो इस पेन के कंस्ट्रक्शन में क्या क्या लगा वो बताओ। रॉ मटेरियल और इंक लगा 20 और 10, 30 रुपया हम इसमें जोड़ सकते हैं, इसको बोलेंगे कैपिटलाइज करना। अच्छे से समझना, कैपिटलाइज करने का मतलब हुआ इसके दाम को बढ़ा देना। उसको पीएल में नहीं दिखाएंगे, पीएल का डेबिट में दिखाना मतलब उसको एक्सपेंस मान लेना, उससे आपका एसेट्स नहीं बढ़ रहा है, वो आपका एक्सपेंस है। एक्सपेंस और कैपिटलाइजेशन में बहुत बड़ा फर्क है। एक कैपिटलाइजेशन का मतलब हुआ कि वो संपत्ति का दाम बढ़ गया, उस संपत्ति के दाम में आप जोड़ दीजिए। तुम बड़ा बाजार में स्कूटी खरीदी लड़की वाला, तुम वहां से लेके बड़ा बाजार में खरीद लिए, उसको 1 लाख रुपया दिए, और वहां से यहां लाने के लिए एक छोटा हाथी वाला बोला कि एक बार के लिए आपको, तुम बोली कि भैया एक बार मेरे घर पे पहुंचा दीजिए, ठीक है, तो तुम उसको घर पे लाने में मान लो 200 रुपया उसको दिए, तो तुम किसी को बेचोगे तो 1,02,000 पे ही तो बेचोगे, वहां लोड किया, कोई यहाँ अनलोड किया, और कोई दूसरा भी बेचेगा तो 1,02,000 में ही बेचेगा। अब तुम रास्ते में आने टाइम में गुप्ता ब्रदर में रुक करके तुम 5,000 का खाना खाए थे, वो जोड़ोगे, वो तुम्हारा पीएल का डेबिट में जाएगा। समझ गए? कैपिटलाइज वही होगा जो डायरेक्टली अट्रीब्यूटेबल टू वही एसेट्स है, अगर नहीं लगता उस एसेट्स में तो वो एसेट रेडी फॉर यूज नहीं हो पाता। समझ गए? और हर वो खर्चा जो तुम उस एसेट्स के नाम पे बिल फाड़ रहे हो लेकिन उस एसेट से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, वो पीएल का डेबिट में आएगा, उसको एक्सपेंस बोलेंगे। उससे उस एसेट्स का वैल्यू नहीं बढ़ेगा। समझ गए? उस एसेट्स का वैल्यू कैसे बढ़ता है? मान लो हम यहां पर बैठ करके कोई ऐसा काम कर रहे हैं, ठीक है, तो मेरा टीचिंग पावर बढ़ रहा है। समझ गए? लेकिन अगर हम यहां से हरिद्वार चले जाएं, हरिओम करें, तो उससे मेरा ये बढ़ेगा नहीं ना। हर वो चीज जिससे वो एसेट्स डायरेक्टली रिलेटेड है हम उसको ऐड कर देंगे, और हर वो चीज जो उससे डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, फालतू का खर्चा किया, वो पीएल के डेबिट में एक्सपेंस में जाएगा। समझ गए? अब हम तुमको आगे बताते हैं। डायरेक्टली अट्रीब्यूटेबल मींस इफ नो क्वालिफाइंग एसेट्स एंटिटी वुड हैव नो बोरोड। ठीक है, मतलब अगर, समझ गए, तो अगर कोई क्वालिफाइंग एसेट्स के पीछे खर्चा नहीं हुआ है तो तुम उसको एडवर्ट नहीं कर सकते। अब देखो, बोरोइंग कॉस्ट जो है बाबू दो तरह का होता है, एक स्पेसिफिक नेचर का होता है और एक होता है जनरल नेचर का होता है। एक स्पेसिफिक नेचर का होता है और एक जनरल नेचर का होता है। स्पेसिफिक नेचर का मतलब होता है कि तुम्हारे पापा को पता है कि तुम्हारा शादी जो है वो 6 साल बाद उनको करना है, तो वो अभी से ही पैसा जमा कर रहे हैं, वो एक एस्टिमेट लगा ली, पगली सुनो तो कभी ना कभी तो शादी करोगी ही सभी। जस्ट, अरे ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, सुनो तो, मान लो स्पेसिफिक का मतलब हो कि किसी एक पर्टिकुलर काम के लिए ही पैसा आप जमा कर रहे हैं, और तुमको पता है कि 6 साल में ये एसेट्स पूरा ऑब्सोलेट हो जाएगा, ये मशीन पूरा ऑब्सोलेट हो जाएगा, दूसरा मशीन आ जाएगा, तो तुम उसके लिए पैसा अभी से ही जमा कर रहे हो। समझ गए? उसको बोलते हैं स्पेसिफिक बोरोइंग, जिसके लिए तुम सोचे कि भैया इस काम के लिए ही हम पैसा कर्जा लिए हैं और हम उसी काम में लगाएंगे, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक बोरोइंग। और जनरल बोरोइंग का मतलब हुआ कि पैसा ले तो लिए हैं, किसी भी काम में लगा सकते हैं। समझ गए? क्लियर है? तो स्पेसिफिक बोरोइंग और जनरल बोरोइंग किसी सम्स के थ्रू बताएंगे। स्पेसिफिक बोलो, चलो आगे बढ़ते हैं, और हम लोग का नेक्स्ट जो एग्जांपल है, एक्विजिशन मींस टू अक्वायर और टू पे एडवांस फॉर एक्विजिशन ऑफ क्वालिफाइंग एसेट्स दैट विल बी कंस्ट्रक्टेड बाय वेंडर। ये तुम लोग समझते हो, ये बताने का जरूरत नहीं है। यानी तुम किसी आदमी को पे किए, बोले भैया आप मेरे लिए ये सामान बना करके मुझे दीजिए, और तुम एडवांस में पे कर दिए, वो भी आएगा। ठीक है?
आगे, मीनिंग ऑफ क्वालिफाइंग एसेट्स. क्वालिफाइंग एसेट्स मीन्स विच इज नेसेसरी टू टेक सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू गेट रेडी फॉर इंटेंडेड यूज और सेल. इसको रट लेना, ठीक है. और सब्सटैंशियल पीरियड का भी मीनिंग को रट लेना. मेन बात यह है ना कि जो एएस का आंसर है उसमें मार्क्स मिलता ही उसी बेसिस पर है कि तुम ज्ञान का बात कितना लिखे हो, ठीक है. तुम ज्ञान का बात कितना लिखे हो. ज्ञान का बात मतलब हुआ कि क्वालिफाइंग एसेट्स किसको बोलते हैं, सब्सटैंशियल पीरियड किसको बोलते हैं, पैसा जो लिए वो लगाना कहां कहां पर है, एसीपी में लगाना है. ये मेन ज्ञान का बात है. कंक्लूड तो कोई भी कर देता है. तुम ज्ञान का बात देखो. जब एएस का आंसर लिखना एग्जाम में तो अभी सही समझ लो, मेन तुमको गुरुवाणी बता रहे हैं. स्टार्टिंग का जो 8-10 लाइन होगा ना, वो ज्ञान का बात लिखना, ताकि उसको लगे कि ये बहुत अच्छा जानकार है. तुम बोलना कि देखिए क्वालिफाइंग एसेट्स का डेफिनेशन ये होता है, सब्सटैंशियल पीरियड का ये होता है, पैसा लिए तो आपको एसीपी में ही क्वालिफाइंग एसेट्स पे लगाना पड़ेगा. चलिए अब एज पर द क्वेश्चन बताते हैं और लास्ट में कंक्लूड करना. समझ में आया? तो ऐसे एएस में 5 में 5 मिल जाएगा. और तुम शुरू कर दिए सीधा एज पर द क्वेश्चन, एक्स लिमिटेड ये कर रहा है, क्वालिफाइंग एसेट्स नहीं है, तो 5 मिलेगा 0.5. समझ गए? यही मिलता है. मेरे पास आरटीए से मंगवाया हुआ पेपर. समझ गए? तुमको अगर पूरा मार्क्स मिलना है तो स्टार्टिंग में इतना ज्ञान का बात लिख दो कि वो ये समझ जाए. अगर तुमको यहां से जो है वो समझ लो कि तुमको इस एएस 16 का सारा प्रोविजन पता है और तुम एग्जाम में सारा प्रोविजन ही उस सम से रिलेटेड प्रोविजन सारा लिख दिए, तो तुम कंक्लूड नहीं कर पाओगे क्या? अगर तुमको मेन ही लॉ पता है तो क्वेश्चन में क्या गड़बड़ी के हिसाब से क्या कंक्लूजन हो जो तो तुम कर ही दोगे. टीचर लॉ पे ही ज्यादा ध्यान देता है. समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं. एग्जांपल ऑफ क्वालिफाइंग एसेट्स हम बताते हैं. देखो ये तो तुमको बता दिए. क्वालिफाइंग एसेट्स का मतलब होता है कि एक ऐसा एसेट्स जिसको बनाने का एक सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम फिक्स होना चाहिए और उसके बाद वो रेडी फॉर यूज या सेल हो जाना चाहिए. मान लो कि तुम जो है बैंक से लोन ली और तुम बोल रहे हो ना कि भैया हम यहां से स्वर्ग तक का रास्ता बनाएंगे, लोग मरेंगे तो सीधा उसी से चढ़ के ऊपर चले जाएंगे. क्या इसका सब्सटैंशियल पीरियड फिक्स है? और तुम्हारा बन जाने के बाद रेडी फॉर यूज होगा? नहीं होगा. होगा? नहीं होगा. अब तुम बोल रहे हो कोई ऐसा काम बोल दिए जिसका ना पीरियड फिक्स है और फिक्स होने के बाद भी वो रेडी फॉर यूज नहीं हो पाएगा. समझ गए? कोई ऐसा चीज जो सच में 10 दिन में बन जाएगा लेकिन वो रेडी फॉर यूज नहीं हो पाएगा. अगर ये दोनों चीज फिक्स है तो उसको क्वालिफाइंग एसेट्स बोलेंगे. यानी उसको कितने दिन में बना दिया जाएगा ये फिक्स होना चाहिए और उसके बाद वो सच में इस्तेमाल करने के लायक हो जाना चाहिए. कोई इस्तेमाल कर सकता है. समझ के? कोई ऐसा मशीन जो 10 दिन में बन जाए या 20 दिन में, 1 साल में बन जाए और उसके बाद वो मशीन से प्रोडक्शन होना शुरू हो जाना चाहिए. ये नहीं कि तुम बनाए और बहुत सारा पैसा खर्चा कर दिए. अच्छे से सुनो. लोन ले लिए सरकार से, मतलब गवर्नमेंट से लोन, बैंक से लोन ले लिए, उस मशीन के पीछे लगा दिए खूब सारा पैसा रिसर्च के नाम पर, अपना हीरोगिरी दिखा रहे हो, आता कुछ नहीं है तुमको फॉर एग्जाम्पल, और वो पूरा पैसा उस मशीन में बर्बाद होने के बाद वो मशीन प्रोडक्शन भी नहीं कर रहा है और सरकार को तुम लॉस दिखाते रहो. सरकार बोलेगा इसको तुम बोरिंग कॉस्ट में दिखाने ही नहीं देंगे, वो मशीन का कॉस्ट है ही नहीं, आपका पूरा लॉस हुआ, पीएल का डेबिट में दिखाइए. समझ में आया? उसका पीरियड फिक्स होना चाहिए और उसके बाद यूज करने के लायक होना चाहिए. कोई ऐसा मशीन नहीं बन जाना चाहिए जिसका जरूरत ही नहीं है. तुम 1 लाख रुपए लोन लेकर के ब्लैक एंड व्हाइट टीवी तुम बना दी, कौन देखेगा? समझ गए? तो बोलो क्या क्या. हाँ रेडी फॉर यूज मतलब एक दिन चालू में चाइना वाले क्या? चाइना में जाके पूछो चाइना गवर्नमेंट से. ठीक है. आगे, सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम इज नॉट डिफाइंड इन AS 23. इट विल बी हेंस. देखो सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम जनरली जो है ना वो 12 महीना के आसपास होता है, ऐसा बोला गया. क्वालिफाइंग एसेट्स में पीपीई, बियरर प्लांट, इंटेंजिबल एसेट्स, इन्वेस्टमेंट. हम तुमको लास्ट में बताए थे ना क्या क्या पीपीई में आता है. वही है पीपीई. बियरर प्लांट आता है, जो प्लांट रख देते हो मशीन के आसपास, प्लांट लगाने का रूल है कि लगाइए तब आपका वो कार्बन डाइऑक्साइड टानेगा, तो तुम जो लगाते हो ना वो भी एक एसेट्स है. ठीक है. इंटेंजिबल एसेट्स एंड ऑल. आगे बढ़ते हैं. नीचे में नोट में क्या बोला हुआ है? बोल रहा है कि इन्वेस्टमेंट और अदर फाइनेंशियल एसेट्स आर नॉट क्वालिफाइंग एसेट्स. ये तो तुमको हम पहले भी बताए थे कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्वालिफाइंग एसेट्स है, लेकिन इन्वेस्टमेंट या अदर फाइनेंशियल एसेट्स ऊपर वाले को छोड़ के क्वालिफाइंग एसेट्स नहीं है. ठीक है. इट इज मैनेजमेंट मतलब ये मैनेजमेंट का काम है कि वो एक्सेस करते रहेगा कि जो चीज के पीछे हम इतना खर्चा कर रहे हैं वो इंटेंडेड यूज के लिए लायक हुआ कि नहीं, एक सब्सटैंशियल पीरियड फिक्स है कि नहीं. जस्ट ये पॉइंट नंबर 4 में आ जाओ. बोल रहे बोरिंग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे. ठीक है. अच्छे से सुनो. जो तुम्हारे पापा 6 लाख रुपया तुम्हारे गोल्ड के लिए रखे थे वो लिए, लेकिन वो देखे 2 महीना बाद तुम्हारे साथ ही है, 2 महीना तक के लिए वो किसी को वो पैसा कर्जा पे देती है, उससे वो इंटरेस्ट कमा लिए. तो बोल रहे हैं कि जब स्पेसिफिक बोरोइंग होता है उसमें अगर आप बीच में कुछ उसी पैसा से कमा लिए तो सिर्फ वो माइनस कर दीजिए, बाकी जो बच गया, मतलब मान लो कि उस 6 लाख पे उनको 20,000 रुपए इंटरेस्ट और अदर कॉस्ट पे करना पड़ा और 3,000 रुपए वो खुद भी किसी से कमा लिए 2 महीना के लिए देके, तो उनके लिए 17,000 रुपया ही कॉस्ट पड़ा. कहने का मतलब उस बोरिंग कॉस्ट में से उसी से जो आप कमा लिए वो माइनस कर लीजिए. लेकिन जनरल बोरिंग में बहुत लफड़ा है. जनरल बोरोइंग में सबसे पहले उसका कैपिटलाइजेशन रेट निकालना पड़ता है. ये हम एक सम्स के थ्रू बताएंगे. तुम लोग एक सम्स देखोगे, अभी हम वीडियो में भी बता दे रहे हैं, जो वीडियो देख रहे हो एक सम्स ऐसा आएगा जिसमें स्पेसिफिक बोरोइंग और जनरल बोरोइंग दोनों दिया होगा और स्पेसिफिक बोरोइंग का 2 अमाउंट और उसका रेट अलग अलग दिया होगा. वही सम जो है यहाँ पर जनरल बोरोइंग का स्टेप्स जो एक्सप्लेन किए हैं, ये सारे स्टेप उस सम्स में कॉपी पेस्ट फॉलो करेंगे. तो वही वाला जो कॉपी पेस्ट है वो यहाँ पे हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, उस सम्स के थ्रू तुम समझ जाना जो हम यहाँ बताएंगे. कॉपी पेस्ट यही स्टेप है.
अब आगे बढ़ते हैं। जनरल बोरिंग के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ, उतना कुछ खास नहीं है। इनकम टेम्परेरी ये रहने दो, तुम लोग इधर आ जाओ, नोट कर लियो, कभी अपने जानकारी के लिए पढ़ लेना। पेपर पॉइंट नंबर 6 में आ जाओ। बोल रहा है कि कैपिटलाइजेशन इज डन फॉर एलिजिबल पीरियड विच शुड बी बेस्ड ऑन द फॉलोइंग। पहला, commencement of capitalization when all of the following conditions are satisfied then capitalization। देखो ऊपर का सारा कंडीशन, जो अभी नीचे का सारा कंडीशन है, ये सेटिस्फाई होना चाहिए तभी तुम कैपिटलाइज कर सकते हो। कैपिटलाइज करने का मतलब है कि उस सामान के दाम को ही बढ़ा देना उतने रुपया से। समझ गए कि भाई ये तो डायरेक्टली उसी सामान के पीछे लगा है। अगर कोई सामान तुम चांदी में खरीदते हो और 20,000 में खरीदते हो और घर लाने तक में उसका खर्चा 500 और हो जाता है, तो घर पे कोई तुमसे खरीदने आएगा तो तुम थोड़ी ना 20,000 में बेचोगे, तुम तो 20,500 में ही बेचोगे, क्योंकि वो डायरेक्टली उसी कॉस्ट से रिलेटेड है। तो बोल रहा है क्या क्या जोड़ सकते हैं उसमें, तो ये रोमन 1 2 3 सारा कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो जोड़ सकते हो। Entity has undertake activities to develop assets for intended use। यानी entity जो है वो उसी एक्टिविटी से उस assets को ले रहा है कि वो उसका यूज करेगा, ठीक है, उसको डेवलप करेगा। एक्सपेंडिचर ऑन डेवलपमेंट हैज बीन इनकर्ड, सच में उसके डेवलपमेंट पर खर्चा होना चाहिए, तभी उस कॉस्ट को आप उसके दाम में जोड़ सकते हैं। समझ गए? तुम एक कोई सड़ा हुआ रेडियो खरीदे चांदनी से 5,000 में और उसके पीछे 3,000 इसलिए खर्चा किए कि वो बहुत अच्छे यूज के लायक हो जाए। जब खरीदे थे तब यूज के लायक नहीं था, अभी तुम डेवलपमेंट का कोई ऐसा खर्चा किए कि उसका सच में बहुत अच्छा यूज हो जाए, और तुम्हारे 3,000 खर्चा करने के बाद वो सच में बहुत अच्छा हो गया। तो तुम्हारा 8,000 रुपये लगा है, तुम उसको 10,000 में बेच ही सकते हो। समझ में आया? गवर्नमेंट भी तुमको 8,000 रुपये कॉस्ट दिखाने देगा, क्योंकि डेवलप करके कम से कम 2,000 तो प्रॉफिट कमाए, सरकार को 2,000 रुपये टैक्स तो मिला, नहीं तो 5,000 का वो सामान वहां सरता ही रहता। तो गवर्नमेंट बोला कि हर वो चीज जिससे वो एकदम रेडी फॉर यूज के लायक हो जाए वो आप दाम में जोड़ दीजिए, प्रॉफिट कमाइए, प्रॉफिट पे टैक्स दीजिए मुझे, ठीक है। बोरिंग कॉस्ट इज बीइंग इनकर्ड, सच में वो बोरिंग कॉस्ट इनकर होना चाहिए। तुम बोल रहे हो ना कि 1,00,000 रुपए किसी से लोन लिए और मेरे से वो 9% का इंटरेस्ट लिए हैं, ठीक है, तुम खाली बोल ही रहे हो, दिए नहीं हो उसको, तुम खाली बोले जा रहे हो कि मेरा 9% इंटरेस्ट लग गया, हम पीएल में दिखाएंगे, एकदम चिल्ला रहे हो, ठीक है, राहुल गांधी के जैसे, और करते कुछ नहीं, तुम्हारा लगा ही नहीं है। इनकर होना चाहिए सच में वो, अगर वो इनकर नहीं हुआ तो तुम नहीं दिखा सकते हो। ये तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई है तो तुम बोरिंग कॉस्ट मान सकते हो। आगे बढ़े, बोलो, कुछ बोलना चाहती हो? नहीं। Suspension of capitalization if activity development is not taking place due to abnormal reason, it is extended period, then the capitalization should be suspended। देखो, मान लो कि तुम सरकार से लोन लिए और तुम बोल रहे हो सरकार को कि हम एक बिल्डिंग बनाएंगे, ठीक है, तो वो सरकार पूछा तुमसे कि कितने दिन में बना लोगे, तो तुम बोले 1 साल में बन जाएगा, और तुम उसको टाने जा रहे हो लंबा, टाने जा रहे हो, तुम उसको 4 साल लगाती है, तो डाउट तो होगा गवर्नमेंट को। बोलो पूनम, हंस क्यों रही है? डाउट होगा गवर्नमेंट को, इसमें क्या डाउट है? गवर्नमेंट तुम पे डाउट किया क्या गवर्नमेंट? तो गवर्नमेंट को डाउट तो होगा ही कि 1 साल का सामान ये 4 साल में क्यों टान रही है, इसको बोरोइंग कॉस्ट का बेनिफिट लेना है लगता है। समझ गए? तो तुम मान लो पूनम, तुम अपने एकदम रिलेटिव से, बहुत क्लोज रिलेटिव से 1,00,000 रुपए लोन लिए, तुम्हारा मन है कि वो ब्याज हमेशा उसको मिलते रहना चाहिए, तो तुम लिए लोन, तो तुम उसको दिखा दिए कि हम एक दुकान बना रहे हैं जिसमें हम ब्यूटी पार्लर खोलेंगे, ठीक है, तुम दिखा दिए। अब तुमको गवर्नमेंट पूछा कितने दिन में बना लेंगे, तो ब्यूटी पार्लर का जनरली इंजीनियर लोग डेट पास कर देता है कितने दिन में बन जाना चाहिए लोकेशन के हिसाब से। तुम्हारा 6 महीना तक तुम बोली, मान गया गवर्नमेंट, तुम उसको 6 साल लगा दी, तुम सामने वाले को इंटरेस्ट दे रही हो, वो इंटरेस्ट पीएल का डेबिट में दिखा रही हो, प्रॉफिट कमा रही हो, सरकार को टैक्स कम दे रही हो, तो सरकार को तो डाउट होगा ना। तो बोल रहा है कि जहां पे गवर्नमेंट को सस्पेंशन, जहां भी गवर्नमेंट को डाउट होगा वहां वो तुम्हारा बोरिंग कॉस्ट को सस्पेंड कर देगा, ठीक है। Cessation of capitalization if any of the following condition is satisfied, capitalization should be ceased। Borrowing cost is not being incurred। तुम्हारा खर्चा हुआ ही नहीं है, ठीक है, खाली बोल रहे हो हुआ है तो गवर्नमेंट नहीं करेगा, ठीक है, एग्जांपल तो याद होगा ही। आगे बढ़ते हैं। एसेट्स इज रेडी फॉर इंटेंडेड यूज। एसेट्स जो है ना, तुम अच्छे से सुनो, एक बार एसेट्स जब यूज करने के लायक हो गया, ठीक है, उसके बाद जो तुम बोरिंग कॉस्ट पे कर रहे हो वो तुम्हारा एक्सपेंस माना जाएगा, वो पीएल का डेबिट में आएगा। टिल रेडी फॉर यूज, जब तक वो रेडी फॉर यूज में नहीं हुआ है तब तक का जो तुम उस पर इंटरेस्ट पे किए या प्रोसेसिंग चार्ज पे किए, सिर्फ वही तुम उसके दाम में जोड़ सकते हो। समझ में आया? अब एक आदमी है, अच्छे से सुनो, बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहे हैं। वो आदमी 100 करोड़ रुपया लोन लिया किसी से, बैंक से लोन लिया, और बैंक को 10% इंटरेस्ट पे करता है, और वो 1 साल में उस बिल्डिंग को बना दिया, ठीक है, तो 1 साल में बना दिया, तो मान लो उसका 500 करोड़ का खर्चा पड़ा, और वो सभी फ्लैट को सबको बेच दिया, और वो जो लोन लिया था ना, बेच करके जो पैसा आया उससे वो सिंगापुर, न्यूयॉर्क सब जगह फ्लैट खरीद लिया, सेटल हो गया, और जो लोन लिया था वो चुका नहीं पा रहा है, तो वो लोन का खर्चा वो अभी भी बिल्डिंग का दाम में जोड़ना चाह रहा है कि कोई अगर खाली किया नहीं बिका है तो उसको ज्यादा रेट पर बेच रहा है, ये बोलकर कि तो हम तो इंटरेस्ट भर रहे हैं अभी सरकार को, और वो उस चाहता है कि बिल्डिंग के दाम को उस इंटरेस्ट के अमाउंट से बढ़ा दिया जाए। ये नहीं हो सकता है। एक बार जब आप लोन ले लिए, तो जब वो एसेट्स रेडी फॉर यूज हुआ ना, तब तक का ही जो इंटरेस्ट है वही उस बिल्डिंग के दाम में जोड़िए, और अब बिल्डिंग का क्या वैल्यू है वो बताइए। उसके बाद जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो पीएल का डेबिट में एज ए एक्सपेंस दिखाना पड़ेगा। समझ गए? उसको आप बिल्डिंग के दाम में कैपिटलाइज नहीं कर सकते। समझ में आया ना? चलो आगे बढ़ते हैं। Sometimes part of assets is ready for intended use, then such case borrowing cost should be ceased for part that is ready for intended। रुको एक मिनट, हम बताते हैं।
समटाइम्स पार्ट ऑफ इज रेडी फॉर इंटेंडेड यूज देन द सच। देखो हम बताते हैं, कोई एक एग्जांपल से बताते हैं। मान लो कि एक आदमी है जो 100 करोड़ रुपया लिया बिल्डिंग बनाने के लिए, तो उसको बोले तुम क्या क्या बनाओगे, तो बोला हम पार्किंग बनाएंगे, लिफ्ट बनाएंगे, छोटा सा गाड़ी पार्किंग वाला तो बता ही दिए, छोटा सा पार्क बनाएंगे बच्चा लोगों के लिए, बिल्डिंग फ्लैट बनाएंगे, ठीक है। तो हम बोले ठीक है। तो उसका जो पार्किंग का जगह था और पार्क बनाना था और लिफ्ट बनाना था, ये तीनों बहुत पहले ही कंप्लीट हो गया, एक ही महीना में हो गया। बाकी बिल्डिंग एक साल में कंप्लीट हुआ, ठीक है। और वो चाहता है कि चारों ही सामान का इंटरेस्ट जो है वो एक साल तक जो आया उसको हम बिल्डिंग के दाम में जोड़ के सबसे उसका पैसा लें। वो नहीं हो सकता है। गवर्नमेंट बोला कि जो पार्ट उसका पहले ही रेडी फॉर यूज हो जाएगा, जो पार्ट आपका समय से, दो पार्ट है, एक पार्ट बाद में लेट से बन पाएगा क्योंकि उसमें टाइम ज्यादा लगता है, एक पार्ट पहले ही रेडी फॉर यूज हो गया। तो जो पहले ही रेडी फॉर यूज हो गया, जब रेडी फॉर यूज हुआ तभी तक का इंटरेस्ट उस पार्ट में जोड़ करके उसके लिए आप अलग से पैसा लीजिए। समझ में आया? इसलिए किसी भी बिल्डिंग में लिफ्ट का, पार्किंग का, पार्क वार्क का, ये सब का अलग चार्ज लिया जाता है, और घर का अलग चार्ज। घर तुम खरीद लिए तो खरीद लिए, लेकिन तुमको मेंटेनेंस तो देना ही पड़ेगा, तो ये सब चीज के लिए अलग से चार्ज लिया जाता है। और वो जो बिल्डिंग है उसका अलग से लिया जाता है, क्योंकि उसका दाम अलग है गवर्नमेंट के एंगल से, और जो तुरंत रेडी फॉर यूज हो जाता है कुछ ही दिन में, उसका दाम अलग है। समझ में आ गया होगा? ठीक है, बस इसी बात का तुमको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा कि कितना तुमको कैपिटलाइज सरकार करने दे रहा है, कितना नहीं करने दे रहा है। चलो ये खत्म हो गया। अब हम तुम लोगों को इंस्टीट्यूट का मटेरियल में लेके आते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल है, एकदम लॉलीपॉप है, तुम लोग अभी समझ में आएगा। रुको, आ जाइए इलस्ट्रेशन नंबर 1। बताओ बताओ जल्दी, देखो मेरे तरफ देखो, इधर देखो, बुक के तरफ देखो, मतलब जल्दी खोलो। चलो 1 मिनट का ब्रेक है तुम लोगों को, तब तक हम भी थोड़ा पानी पी लेते हैं। जो इलस्ट्रेशन नंबर 1 है ये बहुत ही सिंपल है। इसमें बोल रहे हैं क्या क्या भैया आप कैपिटलाइज कर पाएंगे वो बताइए। तो आप 120 लाख रुपया लिए, अच्छे से सुनो, आप 120 लाख रुपीज लोन लिए किसी से, तो गवर्नमेंट के पास आप गए, मेरे तरफ देखो, गवर्नमेंट के पास गए, आप गवर्नमेंट को बोल रहे हो कि हम 120 लाख इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो 2% है, पूरा दीजिए इंटरेस्ट, दिखाने दीजिए। गवर्नमेंट तुमको बोला थोड़ा बताना तो बाबू कहां कहां खर्चा किए हो। तुम बोल रहे हो हम 120 लाख खर्चा किए, लिए लोन, और सबसे नीचे लाइन में बता रहे हो, सबसे नीचे में, कि 18 लाख रुपए हम बोरोइंग कॉस्ट पे किए। तो सरकार मुझे 18 लाख रुपए पूरा दिखाने दीजिए तो कॉस्ट में। तो गवर्नमेंट बोला तो मुझे बताओ उस 120 लाख को लगाए कहां कहां। तो तुम बोले 50 लाख लगाए कंस्ट्रक्शन में। तो गवर्नमेंट बोला ओ क्या था, एक्विजिशन, एसीपी, एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन। तो ये तो चलेगा भैया, कंस्ट्रक्शन है ना, चलेगा, इसका तो तुमको दे देंगे। क्या परचेज ऑफ मशीनरी तुम बनाए, ये एसीपी में कहीं पे था? वर्ड 3 ही है, एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन, प्रोडक्शन है, परचेज है। इसके पीछे तुमको लगाने के लिए कौन बोला? तुम खरीद, बना बनाया सामान खरीद लिए, सरकार को बोल रहे हम ही बनाए, हम ही बनाए, है ना? ऐसे नहीं चलेगा, बनाना पड़ेगा। वर्किंग कैपिटल एसीपी में कहीं हम बोले थे? नहीं बोले थे ना। और एडवांस फॉर परचेज ऑफ ट्रक, एसीपी में कहीं बोले थे ट्रक के लिए तुम एडवांस दे दो? नहीं ना। तो सरकार बोला कि देखो जो तुम 18 लाख खर्चा किए हो डिवाइडेड बाय वो 120 लाख के लिए है, तुमको सिर्फ 50 के लिए मिलेगा। तो 18 इंटू 50 बाई 120 करके जो आएगा उतना ही का तुम कैपिटलाइज कर सकते हो, रिमेनिंग तुमको पीएल में दिखाना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वेरी गुड, क्या करें, बहुत अच्छे से तो बताते हैं हम, इसीलिए तो समझ में आता है ना। आगे बढ़ते हैं। अब आ गया वो स्नेहा वाला क्वेश्चन, तुम्हारे शादी का क्वेश्चन आ चुका है। इधर देखो क्या हुआ कि एक्स लिमिटेड जो है वो बिगेन किया एक कंस्ट्रक्शन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसी मजाक मजाक में हम बोल देते हैं, थोड़ा हम बचपन से ही शादी का ही एग्जांपल हम देखो, हम जब 2010 में थे तब से पढ़ा रहे हैं, और अभी 2025 है, सबको मैक्सिमम लोगों को हम शादी का ही एग्जांपल देते हैं। क्या इन्वाइट, तुम्हारी मम्मी ही मुझे बुलाएगी सबसे पहले, दूल्हा को रास्ते से किडनैप करके एकदम उसको चंबल घाटी लेके जाएंगे। हैं, ऐसे छुपा के कर रही हो क्या? लगता है किसी पॉलिटिशियन से कर रही है ये शादी। चलो, परिणीति चोपड़ा से करोगी शादी? हाँ ये तो है, हाँ वो तो है, वो तो की है, सही बोले, सीए है वो लड़का। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो क्या हुआ, एक्स लिमिटेड बिगेन किया अ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू बिल्डिंग ऑन 1 जनवरी 2001। इट ऑब्टेन 1 लाख स्पेशल लोन टू फाइनेंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग ऑन 1 जनवरी 2001 एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 10%। ये भैया स्पेशल लोन लिए, स्पेशल लोन लिए 1 लाख रुपया का, और 10% इनको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। इनको हम बोले कुछ और भी लोन लिए हो, तो ये बोले 2 और लोन लिए हैं जिसको नॉन स्पेसिफिक बोलते हैं, और वो लोन है 5 लाख का और 9 लाख का। 11% 5 लाख पे देना पड़ेगा, 13% देना पड़ेगा 9 लाख पे। अब हम इसको बोले खर्चा कहां कहां किए बताओ। तो ये बोला जनवरी, अप्रैल, जुलाई, दिसंबर में हम इतना 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 अमाउंट खर्चा किए हैं, 2001 ही ईयर में खर्चा किए हैं। समझ में आया? तो ये याद रखना बच्चा लोग कि जब वो खर्चा किया ना, तो पहले वो स्पेसिफिक लोन वाला पैसा पहले खर्चा किया होगा, बाद में जनरल बोरोइंग का खर्चा किया होगा। समझ में आया? तो स्पेसिफिक लोन के लिए तो उसका 1 ही लाख रुपया था, तो जो वो पहला खर्चा किया जनवरी में, उस 2 लाख में 1 लाख रुपया स्पेसिफिक लोन का है, और रिमेनिंग 1 लाख रुपया जनरल बोरोइंग का है। और अप्रैल, जुलाई और दिसंबर तीनों में ही वो जनरल बोरोइंग का ही खर्चा किया। आगे तुमको बोल रहा है बताइए, 31 दिसंबर आ गया, माथा पे हाथ रख के तुम्हारे पास आया, और तुम हो सीए पूनम अदक, ठीक है, और तुम उसको क्या, तुमको नहीं बनना है सीए, उसका तुम छोड़ो, तुम अपना सोचो, ठीक है। तो तुम सीए साहब हो,
तुम्हारे पास आई, तुम बोली इसका बोरोइंग कॉस्ट मुझे निकाल के बताइए। तो देखो अच्छे से सुनो, इधर देखो, मेरी तरफ देखो, जब हम बोल रहे हैं तो मेरी तरफ देखो, ठीक है। जब तुम किसी भी लोन को दिखाने लगोगे ना, जब तुम किसी भी लोन को दिखाने लगोगे ना, तो सबको एक साथ नहीं रख सकते। अब अच्छे से सुनो, तुम्हारा अभी बुरा वक्त चल रहा है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तुम्हारा बहुत बुरा वक्त चल रहा है फॉर एग्जाम्पल, मान लो तुम एक बिजनेसमैन हो, तुम्हारा बहुत खराब सिचुएशन चल रहा है, तुम्हारे सामने में एसबीआई है, तुम्हारे सामने में एचडीएफसी है, तुम्हारे सामने में आरबीआई है, इंडियन बैंक है, तुम सभी बैंक के पास लोन मांग लिए, ठीक है। अब सारे बैंक का जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होता है वो बहुत लेट होता है, किसी का बहुत क्विक हो जाता है। तो मान लो एचडीएफसी जो प्राइवेट बैंक है उसका डॉक्यूमेंटेशन बहुत क्विक हो गया और वो तुमको जनवरी में ही लोन दे दिया, ठीक है। अच्छे से सुनो, एक दूसरा बैंक है एसबीआई, ये बहुत फालतू, मतलब सॉरी, एसबीआई बहुत अच्छा बैंक है लेकिन लेट लोन दिया तुमको, ठीक है। और एक और बैंक है, मान लो गवर्नमेंट का कोई और बैंक का नाम लो, इंडियन बैंक, वो तुमको और लेट लोन दिया, 4 महीना बिता दिया, और एसबीआई तुमको 2 महीना बिता दिया। और जब तुम्हारा काम हो गया, तुम अच्छे इंसान बन गए, तो तुम तीनों को निमंत्रण पे बुलाया अपने यहाँ, बोलो तुम रिस्पेक्ट किसका ज्यादा दोगे? एचडीएफसी का दोगे ना, जो तुमको तुरंत दे दिया, टाइम पे दे दिया, समझ गए। तो अलग अलग दिन पर, अच्छे से सुनो, जिस पैसे का इस्तेमाल वो अलग अलग दिन पर किया, ठीक है, उस सभी पैसे को एक साथ ही जोड़ करके वो एवरेज नहीं निकाल सकता है। वो बोलेगा कि 2 लाख रुपया जो खर्चा किए ना, उसको पूरा 12 महीना में 12 महीना यूज किए, इसीलिए 12/12। जो 2.5 लाख रुपया यूज किए उसको 9 मंथ ही यूज कर पाए हम, जब हम लिए लोन, ठीक है। कब लिए लोन मुझे बताओ? हम लिए अप्रैल में लोन, और दिसंबर का मुझे पूछ रहा है, 31 दिसंबर का पूछ रहा है, तो अप्रैल से दिसंबर तक कितना महीना होता है वो मुझे बताओ? 9 मंथ होता है। तो हम उसका 2.5 लाख रुपया जो लगाए वो अप्रैल से दिसंबर ही यूज कर पाए, तो वो 9/12 होगा। एक्चुअली में जो 2.5 लाख दिख रहा है ना, उसको पूरे ऊपर वाला 2 लाख के साथ ऐड नहीं कर सकते हैं, ऊपर वाले 2 लाख के साथ ऐड करना है, तो वो 2.5 लाख अपने आप में 1,87,500 ही है, जो उसके लायक है, ऐड होने के लायक है, समझ में आया? अब आगे है 4.5 लाख, जो 6 महीना ही यूज हो पाया, और 1,20,000 है जो एक ही महीना यूज हो पाया, क्योंकि इसको लिए ही है दिसंबर में, तो दिसंबर भर ही तो यूज हो पाया, हमको तो 31 दिसंबर का ही पूछ रहा है, समझ में आया लॉजिक? तो पहले ये वेटेड एवरेज करके अमाउंट निकाल लिए कि एक्चुअली में कितना अमाउंट आया। तो इस बेचारे लोग का एक्चुअली में अमाउंट आया है 6,22,500 आया है एक्चुअली में। ये निकालना सबसे पहला काम था, जो हम एक नोट में बताए थे ना कि स्टेप 1 स्टेप 2 बताएंगे, वो यही है। अब देखो दूसरा काम, तुमको क्या करना है कि तुमको देखना है कि जनरल बोरिंग पे तुमको इंटरेस्ट कितना देना पड़ सकता है। तो 5 लाख का 11%, 55,000, 9 लाख का 13%, 1,17,000 तुमको देना पड़ेगा। तो तुमको टोटल इंटरेस्ट जनरल बोरिंग पे कितना देना पड़ेगा? 1,72,000। अच्छे से देखो, मेरे तरफ देखो, कभी भी लाइफ में याद रखना कि स्पेसिफिक बोरोइंग के रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई छेड़खानी मत करना। उसका फिक्स है 10%, जो स्टार्टिंग में बता दिया था वो फिक्स है। तुमको अलग से एक रेट निकालना पड़ेगा सिर्फ जनरल बोरोइंग के लिए। तो जनरल बोरोइंग का ही अमाउंट लिए हैं यहाँ पर 5 लाख और 9 लाख, यहाँ स्पेसिफिक बोरोइंग का 1 लाख नहीं लिए हैं। जनरल बोरोइंग का ही 2 अमाउंट लेना है, उसी का रेट ऑफ इंटरेस्ट लेना है, उसी का रेट निकालना है, और टोटल इंटरेस्ट निकाल लिए। तो हम बोले 1,72,000 टोटल इंटरेस्ट लगा, और 14 लाख मेरा टोटल, हम 5 लाख और 9 लाख कितना हुआ? 14 लाख हुआ इंटू 100। तो रेट जो अब 12.285% आया है, ये रेट है एक्चुअल में जनरल बोरोइंग का। ना 11% लेंगे ना 13% मानेंगे 12.285, समझ गए? अब जब आगे तुम कैलकुलेट करोगे बाबू, तो तुम बोलोगे ना कि स्पेसिफिक बोरोइंग पे तो भैया कोई छेड़खानी नहीं, 1 लाख का 10% 10,000 लगेगा। लेकिन उसके बाद का जो अमाउंट है, अच्छे से सुनना, जो अभी हम निकाले ना स्टेप नंबर 1 में 6,22,500, इसमें तो 1 लाख पूरा का पूरा स्पेसिफिक बोरोइंग का है। तो अगर उसको हटा दोगे तो बचेगा कितना, वो बताओ? 6,22,500 में अगर 1 लाख हटा दोगे तो 5,22,500 बचेगा, उस पर सीधा 12.285% लग जाएगा। जनरल बोरिंग का अलग से रेट जो तुम निकाले थे अभी स्टेप नंबर 2 में, वो लग के इंटरेस्ट निकल जाएगा, टोटल इंटरेस्ट ये हो गया। तो तुमसे अगर कोई पूछा कि बिल्डिंग अभी तक कितना रुपया खर्चा कर दिया बिल्डिंग में, तो तुम बोलो अब तुम एक्चुअल अमाउंट लोगे बिल्डिंग में जो तुम खर्चा किए हो, अब टाइम पीरियड नहीं लोगे। टाइम पीरियड तो तुम इंटरेस्ट निकालने के लिए कर रहे थे, समझ गए? अब तुम बोलोगे 2 लाख रुपया खर्चा किए, फिर 2.5 लाख किए, फिर 4.5 लाख किए, फिर 1,20,000 के, चारों अमाउंट का टोटल कर दो, बोलो इतना रुपया खर्चा कर दिया, और इंटरेस्ट का पोर्शन जो अभी स्टेप 3 में तुम निकाले हो वो तुम इंटरेस्ट जोड़ दो इसमें, और बोलोगे टोटल इतने का बिल्डिंग है। तो जितने का बिल्डिंग हो गया उतना से बिल्डिंग को डेबिट करो, तुम्हारे पैसे पॉकेट से तुम्हारा पैसा गया, इसलिए बैंक को क्रेडिट करो। समझ में आया? इजी क्वेश्चन है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही हम तुम लोग को बताना चाह रहे थे। ये इकलौता ऐसा क्वेश्चन था जो सीए फाइनल में भी बहुत बार आया है, और इंटर में तो एकदम दबा के पूछता है इंस्टीट्यूट इसी को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ गए? क्लास में ही जो हम इंपॉर्टेंट बताते हैं यही तुम लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझे। तुमको तो पता ही है कि हम सबको इंपॉर्टेंट बताते हैं, तो इस क्वेश्चन को हम हर बार ही इंपॉर्टेंट बोलते हैं। जिस बार आ जाता है उसके जस्ट एक अटेम्प्ट बाद नहीं बोलते, उसके बाद वाले में बोलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहा है कि कंपनी ने, ये इजी ही क्वेश्चन एक बार फिर से बता देते हैं। कंपनी ने क्या किया कि 580 लाख का लोन लिया। तो हम उससे पूछे कि भाई कहां कहां खर्चा किए तुम, तो वो बोल रहा है ना कि 406 लाख का जो लोन है वो हम प्लांट एंड मशीनरी के एक्विजिशन में खर्चा किए, और 58 लाख जो है वो एडवांस हम दिए सप्लायर को फॉर एडिशनल एसेट्स। ये दोनों तो अच्छा काम किया है ना बाबू, एक्विजिशन में किया है। अच्छे से सुनो, देखो मेरे तरफ देखो, 580 लाख का लोन लिया, हम इसको बोले तुम लोन ले लिए ना, खर्चा कितना हुआ इस पर, बोरोइंग कॉस्ट कितना है, तो ये सबसे लास्ट में बताया है, सेकंड लास्ट लाइन में देखो बोल रहा है 52.20 मेरा बोरोइंग कॉस्ट है। तो हम उसको बोले एक्सप्लेन करो कहां कहां खर्चा किए 580 लाख का लोन, ये मुझे बताओ। तो वो बोला भैया 406 लाख हम इंस्टॉलेशन एंड
प्लांट एंड मशीनरी के एक्विजिशन में खर्चा किए। देखना ऊपर से थर्ड लाइन देखना, अक्वायर्ड वर्ड यूज है क्या, एसीपी में एक्विजिशन कंस्ट्रक्शन एंड प्रोडक्शन में ए तो था। तुम बोलोगे भैया 406 तो पास कर दिया हम आपको। फिर वो बोल रहा है कि 58 लाख, ठीक है, लाख हैज बीन एडवांस टू सप्लायर फॉर एडिशनल एसेट्स। क्या ये नहीं, एक मिनट, एडिशनल एसेट्स उसी सप्लायर को बोला कि 406 लाख का मुझे दे दीजिए एसेट्स, और इतना एडवांस में रखिए, एक और मेरे लिए सामान बनाइए, आप बनाइए, हम आप ही से लेंगे। समझ में आया? तुम उसको उसी एसेट्स के लिए थोड़ा एडवांस देकर के आए हो, एसेट्स तो वही है ना। समझ में आया? समझ में आया? तुम या तो एक्विजिशन के लिए लिए, या तो तुम उसको पैसा दिए, बोले मेरे लिए प्रोडक्शन करो। समझ में आया बाबू? एसीपी में ए और पी आ गया यहां पे, ठीक है। अब तुम उसको बोले रिमेनिंग 116 लाख कहां खर्चा किए, तो वो बोला ये वर्किंग कैपिटल के लिए रखे, हम पॉकेट में रखे, हम चलते हैं ना तो पैसा झंझन आवाज करता है, सब समझते हैं इनके पास बहुत पैसा है। वर्किंग कैपिटल का मतलब तो यही होता है, तुम अपने पॉकेट में रखे हो वो पैसा जो तुमको कभी भी दिन में जरूरत पड़ सकता है। धंधा के बीच में आया कोई 10 आदमी आ गया, तुम बोले लीजिए 50 रुपए, गुप्ता जी थोड़ा ठंडा लेके आइए, तो वर्किंग कैपिटल। समझ गए? लेकिन जो पैसा एक बार लगा दिए वो फिक्स कैपिटल। समझ गए? तो तुम ये नहीं कर सकते। तुम बोले कि भैया देखिए आपका जो 52.20 है, अच्छे से समझना, 52.20 है, ये टोटल 52.20 ये डिवाइड करना 580 से, ये टोटल 580 के लिए आपका आया है, जिसमें हम आपको देंगे कितने का डिडक्शन, तो 406 प्लस 58 करके जो आएगा उसके लिए डिडक्शन देंगे। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। चलो बच्चा पार्टी लोग आगे बढ़ते हैं। ये दोनों अलग अलग करके तुम दिखा दो, कैपिटलाइज होगा और ये पीएल में जाएगा। समझ गए ना सॉल्यूशन? ठीक है, आगे बढ़े। 30 लाख रुपीज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लिए। अच्छा, फाइनली ये ले लिया 30 लाख रुपीज एसबीआई से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको पूछे कि क्या हुआ भाई, तो ये बोल रहा है कि हम एक जो है सामान बनाए जिसमें 50 लाख रुपीज उसका कॉस्ट लग गया। ठीक है, और इसमें बोरोइंग कॉस्ट मेरा लगा 4 लाख रुपया। तो रुको एक बार पढ़ते हैं। बोल रहा है अकाउंटिंग ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑफ कॉस्ट इंक्लूड्स द एक्विजिशन चार्जेस, बोरोइंग फीस एंड प्रेजेंटेड बोरोइंग सब्सटेंशियली 4 लाख इंटरेस्ट पेबल टू देम। ठीक है, कैन नॉट बी कैपिटलाइज एज एक्विजिशन चार्जेस, देयरफॉर कैन नॉट बी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। चलो हम एक बार पढ़ते हैं इसको। बोल रहा है कि एक आदमी 30 लाख रुपीज एसबीआई से लोन लिया। बोरोइंग आर यूज्ड टू इन्वेस्ट इन द शेयर ऑफ गिव द लिमिटेड एंड सब्सिडरी। अच्छा देखो, तुम उस पैसा का विच इज इंप्लीमेंटेड न्यू प्रोजेक्ट एस्टिमेटेड कॉस्ट इतना। अब तुम मेरा बताओ, तुम जो है किसी से लोन लिए और तुम उसको इन्वेस्ट करना चाहते हो कहीं का शेयर में, तो क्या ये एसीपी में आता है? नहीं है ना। तुम कहीं इन्वेस्ट करने के लिए लोन ले रहे हो, तुम इतने बड़े जुआड़ी हो, ठीक है, कि तुम पैसा लेकर के सट्टाबाज शेयर में इन्वेस्ट करना तो सट्टाबाजी ही हुआ। तुमको पता ही नहीं है फायदा होगा कि लॉस होगा। गवर्नमेंट बोला इसके लिए तो तुमको हम नहीं देंगे, तुम कोई ठोस काम करो जिसको छू के हम बोले कि ये सामान बना है। कुछ ऐसा में मत लगाओ जो दिखता ही नहीं है। समझ गए? प्रॉफिट होगा कि नहीं तो कोई नहीं फिक्स है ना, इसीलिए। चलिए केस सिनेरियो में आइए और उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा मेरा बताया हुआ। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, बीच में आपको कोई एक वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने वाले हैं, थोड़ा सुन लेना। आप जिस किसी भी अटेम्प्ट में एग्जाम दे रहे होगे सीए इंटरमीडिएट का, आपको उस अटेम्प्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उस अटेम्प्ट के 3 मंथ बिफोर आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे दिख जाएगा। हम लोग सीए, सीएस, सीएमए, फाउंडेशन, इंटर, फाइनल सभी का गारंटीड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं, जिसमें एग्जाम में 80% मैच कर जाता है। इसका पूरा गारंटी रहता है 80% के मैच होने का। आप जिस किसी भी अटेम्प्ट में एग्जाम दे रहे होगे, हम आपको ये बता देते हैं कि हम लोग कौन कौन सा सब्जेक्ट यूट्यूब के थ्रू फ्री में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं। सीए फाउंडेशन का अकाउंट्स, सीए इंटरमीडिएट का एडवांस अकाउंट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और सीए फाइनल का फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम लोग YouTube पे फ्री में प्रोवाइड करते हैं, और रिमेनिंग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग अपने वेबसाइट के थ्रू प्रोवाइड करते हैं। हम लोग का वेबसाइट का नाम है एलिट सीए, जो कि आपको ऐसे गूगल पर भी मिल जाएगा, और या नहीं तो आप जिस किसी भी अटेम्प्ट में एग्जाम दे रहे हो उस अटेम्प्ट के 3 मंथ बिफोर आप YouTube पे सर्च कर लेना एलिट सीए का यूट्यूब चैनल पे, आपको ये दिखेगा कि वहां पर एडवांस अकाउंट्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो या एफएम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो दोनों दिखेगा, और उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लोग के वेबसाइट का लिंक दिखेगा, जिस पर रिमेनिंग जो सब्जेक्ट है, अगर आप सीए इंटरमीडिएट दे रहे हो तो जो सीए इंटरमीडिएट का एडवांस अकाउंट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अलावा रिमेनिंग सब्जेक्ट है उसका इंपॉर्टेंट आपको हमारे वेबसाइट पर दिखेगा, जो कि थोड़ा बहुत चार्जेबल रहेगा, और वो भी गारंटीड है, और उसमें भी आपको 80% तक एग्जाम में मैच होता हुआ दिखेगा। सभी सब्जेक्ट में, लॉ में थोड़ा ज्यादा मैच करता है। अगर सीए फाइनल में आपके फैमिली में कोई है जान पहचान में, तो उनको एफआर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो यूट्यूब पर दिखेगा, और रिमेनिंग जो सब्जेक्ट है वो हमारे वेबसाइट पर दिखेगा। गारंटीड है, हाईली एनालाइज्ड एंड गारंटीड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सीए फाउंडेशन का अकाउंट्स फ्री में है, रिमेनिंग सब्जेक्ट चार्जेबल है, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल हमारे वेबसाइट पर आपको दिखेगा। इसमें 80% के मैच होने का गारंटी है। आप जिस किसी भी अटेम्प्ट में एग्जाम दे रहे होंगे, कभी भी उस अटेम्प्ट के 3 मंथ बिफोर आपको हमारे YouTube चैनल पे फ्री सब्जेक्ट, जिसको अभी हम यहाँ पे टिक किए हैं, और जो चार्जेबल सब्जेक्ट है वो हमारे वेबसाइट पर आपको दिखेगा। अब आगे हम आपको बताते हैं कि अगर आपके फैमिली में कोई सीएमए कर रहे होंगे, तो सीएमए का फाउंडेशन जो है उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो में अकाउंट्स यूट्यूब पर फ्री में जाता है, रिमेनिंग सब्जेक्ट चार्जेबल है, जिसका लिंक आपको उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिखेगा। जो YouTube पर है वीडियो, उसी के डिस्क्रिप्शन में दिखेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो। आप बोलोगे कि YouTube पर अगर चैनल नहीं ठीक से ढूंढ पाए हम, या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो एग्जैक्टली नहीं ढूंढ पाए, तो आपको इस नंबर पर 9007746507 पर मेरे को व्हाट्सएप या कॉल कर लेना। कोई भी
जो आपका मन करे, आप अपना भाई समझ करके कि हम ये भैया से बात करते हैं, जो आपको जब तक आप वो डिग्री अचीव नहीं कर लेते हो तब तक आपके लाइफ में एक मेंटर का मतलब जो होता है रोल, वो हम लोग प्ले करेंगे और हम लोग आपको तब तक साथ देंगे जब तक आप वो डिग्री अचीव नहीं कर लेते हो। अगर आप सीए कर रहे हो तो सीए अचीव नहीं कर लेते हो, या सीएमए या सीएस कर रहे हो तो जब तक वो अचीव नहीं कर लेते हो। हम लोग का गाइडेंस और डाउट सॉल्विंग, मेंटरशिप, ये सब पूरा फ्री है। तो आप किसी भी टाइम इस नंबर पर मुझे कॉल या व्हाट्सएप करके अपना डाउट पूछ सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट मैच करेगा, या कैसे यूट्यूब से वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढे, या वेबसाइट से आपको लेना है तो कैसे बाई करें, क्या अश्योरेंस है, एवरीथिंग आप इस नंबर पर मेरे से कॉल या व्हाट्सएप पे बात कर सकते हो। और ये दूसरा नंबर है, कृष्णा मैम का नंबर है 8017506379 पर। आप एनी टाइम जब कभी भी अटेम्प्ट दोगे उसके पहले या जब तक आप सीए बन नहीं जाते हो, सीए से रिलेटेड या सीएमए से रिलेटेड या सीएस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होगा, आप हम लोगों को कॉल या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। जो सीएमए इंटर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग ये दोनों फ्री है यूट्यूब चैनल पर। रिमेनिंग सब्जेक्ट चार्जेबल है, जो आपको हमारे वेबसाइट से बाई करना है। हम लोग के वेबसाइट का नाम आपको पता ही है, एलिट सीए है। ओके, ये हम लोग के चैनल का नाम है। और ये जो सीएमए फाइनल है, सीएमए फाइनल का एसएफएम और सीएफआर ये 2 सब्जेक्ट फ्री में देते हैं और रिमेनिंग सब्जेक्ट चार्जेबल है। आपके फैमिली में अगर कोई सीएमए कर रहे होंगे तो आप उनको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सीएमए के लिए रेकमेंड करना, जो कि गारंटीड है एग्जाम में इतना मैच करेगा कि वो पूरा खुशी से आपको भी 1000 बार थैंक यू बोलेंगे और हम लोगों को भी 1000 बार थैंक यू बोलेंगे, बिकॉज उनका करियर ही पूरा बदल जाएगा। वो अगले स्टेप में चले जाएंगे। अगर वो अटके होंगे सी एंटर में तो फाइनल में चले जाएंगे, और फाइनल में होंगे तो वो मतलब जो सीएमए है वो बन जाएंगे। उसके बाद उनका सक्सेसफुल करियर शुरू हो जाएगा। सिमिलरली हम लोग का सीएस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जेआईजीएल और सीएमएसएल ये 2 फ्री है, रिमेनिंग सब्जेक्ट चार्जेबल है। जो सीएस प्रोफेशनल है इसमें जो है वो ईएसजी सब्जेक्ट फ्री है और रिमेनिंग सब्जेक्ट चार्जेबल। ओके, एक और बात आपको बता दें कि हम लोग क्लासेस भी प्रोवाइड करते हैं, सीएस एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल का तो हम आपको बता दिए। जो रिमेनिंग सब्जेक्ट है वो भी आपको वेबसाइट पर मिलेगा, वो भी गारंटीड है एग्जाम के एंगल से। ओके, कोई डाउट होगा तो इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हो। जो क्लासेस के बारे में आपको बता रहे थे, हम लोग सीए, सीएस, सीएमए, फाउंडेशन, इंटर, फाइनल सभी का क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। आपको जिसका भी क्लासेस चाहिए होगा उसका आपको हम लोग के वेबसाइट पर अगर आप डायरेक्ट जाओगे तो थोड़ा सा आपको प्राइस ज्यादा दिखेगा। वो आपको अभी जो है वहां पर वेबसाइट पर थोड़ा ज्यादा प्राइस दिखेगा। आप जिस किसी भी अटेम्प्ट में किसी भी सब्जेक्ट का क्लासेस लेने का सोचोगे, आप मेरे को या मैम को इस नंबर पर मैसेज करके कांटेक्ट कर लेना। हम लोग आपको एक कूपन कोड देंगे, उस कूपन कोड के थ्रू आप उस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली जो है हम लोग के वेबसाइट पर बहुत सारा डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं, और बहुत ही लोअर प्राइस पे। मतलब आप सोचे भी नहीं होगा, सपना में भी नहीं सोचे होगे कि इतना लोअर प्राइस पर आपको वो सब्जेक्ट का क्लासेस जो है वो मिल जाएगा, जो कि आप जल्दी से जल्दी विथ 100% कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, विथ 100% सम सोल्यूशन ऑफ आईसीएस स्टडी मटेरियल, एग्जाम के एंगल से कैसे आपको सम सॉल्व करना है, सारा कुछ आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर है, सारा सम्स भी आपके कंट्रोल में है, और आपको कम प्राइस पर विथ हाईली डिस्काउंट वाला प्राइस पर आपको मिल भी जा रहा है। ओके, तो आपको इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है और आपको डिस्काउंट का कूपन ले लेना है। फिर वही क्लास जो आपको वेबसाइट पर अभी थोड़ा ज्यादा में दिखाएगा वो आपके लिए बहुत कम हो जाएगा। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक और चीज कि हम लोग टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करते हैं, जो कि बेस्ड ऑन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, और उसका इवैल्यूएशन हम लोग 2 डेज के अंदर, 2 to 3 डेज के अंदर करके देते हैं विद प्रॉपर रिमार्क, और कॉल पे गाइड करते हैं 24/7 कि कहां पे आपको अपने आप को इंप्रूव करना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज प्लस जो क्लासेस है, इस 3 चीज में किसी भी चीज के लिए अगर आपको होगा नीड होगा, और आप चाहते हो कि आपको एकदम एग्जैक्टली वही मिले जो इंस्टीट्यूट के एग्जाम को निकालने में सबसे बड़ा एक जो है वो रोल प्ले करें, एग्जैक्टली वही, आपको ज्यादा इधर उधर लेफ्ट राइट का बोल करके या ज्यादा आपको गुमराह ना करें, एग्जैक्टली वही करवाएं जिससे आप जल्दी से जल्दी इस जर्नी को कंप्लीट करो, तो आप इस तीनों के लिए हम लोगों को कॉन्टैक्ट करोगे और हम लोग आपका पूरा साथ निभाएंगे। चलिए चलो फिर हम आपको अब आगे का जो क्लास ये है ना वीडियो है वो आपको करवाते हैं। ओके, अब ये बताओ 9 नंबर क्वेश्चन नहीं आ रहा है पगली तुमको, मेरा श्राप तुमको दौड़ाते जाएगा एग्जाम हॉल के बीच में। तुम ऐसे ही बोली, तुम नहीं जो बोली हो ना अभी, जैसलमेर तक आवाज गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है एक आदमी लोन लिया, 9 नंबर क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्यारा सा क्वेश्चन। ठीक है, क्यूट सा क्वेश्चन इसको कह सकते हो, बिकॉज ये क्वेश्चन जब आता है तो लोगों का मन खुश कर देता है। ठीक है, मन खुश हो जाता है। बोलो रोमन 1 में रोहित बोलेगा क्या ऐसा वर्ड दिख रहा है जिसकी वजह से तुम बोलोगे भैया ये कैपिटलाइज होगा। नहीं वो बोलेगा रोहित ही। हाँ अरे रोमन 1 9 नंबर क्वेश्चन में जाओ ना, 9 में जाओ। अरे नीचे है 9, नीचे है 9, ऊपर कहां जा रहे हो? टेस्ट योर नॉलेज में। हाँ, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। भगवान, जिसको पढ़ो रोमन 1 पढ़ के मुझे कोई एक वर्ड बताओ जो तुम जिसकी वजह से तुम बोलोगे ये कैपिटलाइज होगा या नहीं होगा। तुम बोलोगी क्या बात, इसका हंसी तो देखो। तुमको पूछे उसको ना पूछे। कंस्ट्रक्शन एसीपी में ए वो वर्ड है, कैपिटलाइज होगा, टिक करो। क्या परचेज ऑफ इक्विपमेंट एंड मशीनरी एसीपी में आता है? बोलोगे नहीं भैया। वर्किंग कैपिटल नहीं भैया। परचेज ऑफ व्हीकल नहीं भैया। एडवांस फॉर टूल्स एंड क्रेन्स नहीं भैया, ये नहीं चलेगा। परचेज ऑफ टेक्निकल नो हाउ नहीं चलेगा भैया। टोटल इंटरेस्ट चार्ज किसने बोला? मैं, हम तो पूरा टोटल इंटरेस्ट दिए 80 लाख का, 80 लाख का। तुम इसको बोलोगे ना भाई तुम 80 लाख का दिए ना, तो 80 लाख तुम लोन दिए इंटू
इंटू डिनोमिनेटर में रखो पूरा अमाउंट का टोटल, 25, 3, 2, 50, 50 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, सबका टोटल को रखो डिनोमिनेटर में, और ऊपर में सिर्फ तुम 25 रखो। समझ गए? तो जो अमाउंट आएगा तुम बोलोगे इतना ही तुमको हम इंटरेस्ट का दिखाएंगे, कैपिटलाइज, बाकी पीएल में जाएगा। समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं। तुमको बहुत अच्छे से बता रहे हैं, उम्मीद हम करते हैं 80+ एडवांस अकाउंट्स में। तुम्हारा रिमेनिंग सब्जेक्ट में भी अच्छा आएगा, भगवान दिमाग तुमको सही दिए हैं, बस इस सब्जेक्ट में तुम्हारा बहुत अच्छा मार्क्स आना चाहिए। समझ गए? बाकी सब हंसी मजाक ये वो अलग एक जगह, और करियर एक अलग जगह। ठीक है? 80+ आना चाहिए तुम्हारा, समझ गए, इस सब्जेक्ट में। और तुम्हारा भी, हेलो हेलो, तुम्हारा भी। ठीक है? तुम तो कल कमाल किए ही हो, ऐसे ही करते रहो, कोई नहीं रोक पाएगा आगे बढ़ने से, बस समझ लो। नहीं, कल ये लाए ना 25 में 20 मार्क्स लाए ना। वेरी गुड। मेरा भी सब्जेक्ट में लाओ कभी। नहीं, मेरे सब्जेक्ट में ओरल जवाब दो, टेस्ट हम टेस्ट लेंगे, बहुत जल्दी ही लेंगे। देखो हम यहाँ से अभी जाते हैं तो हम अपने घर में पर्दा के पास बैठ करके फाइनल का इंड से रिकॉर्ड करते हैं, वो भी जो है उसको टाइम पे देना पड़ेगा। जब हम थोड़ा सा फ्री हो जाएंगे तो पेपर पूरा बनाएंगे, या नहीं तो तुम लोग के लिए अच्छा क्वेश्चन ढूंढेंगे, तब टेस्ट लेंगे। समझ गए? मजा आएगा फिर। ठीक है? तुम लोगों से टेस्ट लेंगे, किसको का क्या मतलब है? मुझे मजा आएगा। ठीक है? देखो एक आदमी है, ये तो क्वेश्चन इजी है बाबू, तुम लोग खुद ही कर लेना। ये 150 लाख का लोन लिया है, और इसको ये बोल रहा है कि बॉयलर प्लांट बनाएंगे जिस पर 11% इसको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। वेटेड एवरेज जो है 13% है, कैपिटलाइज इतना करोड़ हुआ है। ये तुम लोग खुद करना। ठीक है? मेरे ख्याल से थोड़ा अपना दिमाग यूज करना। ठीक है? अब 11 नंबर बताते हैं। इस आदमी को पूछे हैं हम 11 नंबर में कि भाई तुम क्या काम करते हो? तो ये बोला ना हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं बिल्डिंग का। तो हम बोले कब तक कंप्लीट कर लोगे? तो ये बोला ना 4 फेज में कंप्लीट हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन कर लेना, इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत होगा तो मुझे बताना। बस इस क्वेश्चन में एक ही चीज ध्यान रखना कि वो लोन तो लिया, बीच में फायदा भी कमा लिया, तो जो फायदा कमा लिया वो माइनस हो जाएगा। समझ गए? अगर तुम कुछ फायदा कमा लिया उस लोन से, और कंस्ट्रक्शन के बीच में तुम स्टार्टिंग में ही 1 करोड़ ले लिए, लेकिन पैसा तुम्हारे लिए यूज होगा 25 लाख, 25 लाख, 25 लाख, 25 लाख, 4 बार में यूज होगा, तो तुम स्टार्टिंग में सोचे पैसा रख के क्या होगा, किसी को लोन दे देते हो, तो तुम मुन्ना भैया को लोन दे दिए, फिर तुमको ब्याज के साथ रिटर्न किए, तो तुम अपना काम भी तुम्हारा नहीं रुका, और एक्सेस पैसा तुम लोन भी किसी को देके कमा लिए, तो वो तुम्हारा बोरिंग कॉस्ट से माइनस हो जाएगा। ठीक है? 11 नंबर क्वेश्चन में इसको बोले कि भाई तुम बिल्डिंग कितने दिन में बना दोगे? तो ये बोला ना 4 फेज में हम बनाएंगे। फेज 1 में हम अंदर में जमीन को कोड़ करके हटा देंगे, पिलर विलर गाड़ देंगे। फेज 2 में उसके ऊपर हम लिंटर तक खड़ा करेंगे। फेज 3 में ढलाई करेंगे, और फेज 4 में पूरा वो बांस वांस हटा करके ये कर देंगे, मतलब प्लास्टर कर देंगे, अंदर बाहर टाइल्स वाइल्स लगा देंगे, पूरा एकदम सनमाइका वनमाइका सब लगा देंगे। ठीक है? फर्निश कर देंगे। तो वेरी गुड। तो ये आदमी बोला कि देखिए इसके लिए हम खर्चा किए हैं, कैश एक्सपेंडिचर मेरा इतने का, इतने का, इतने का, इतने का है, बिल्डिंग परचेज है मेरा इतने का, इतने का, इतने का और इतने का। तो तुम बोले ना सीधा तुम टोटल बोलो, तो बाबू लोग टोटल बताओ तो 34, 64 टोटल बताना, 55 और 68, 34, 64, 55 प्लस 68। तुम बोले हो इसको कि यानी तुम्हारा टोटल खर्चा है 221 का। ठीक है? टोटल खर्चा है हमारा 221 का। ये लोग खुद भी निकाल के दे ही दिया, हम लोग ही बेकार में निकाले। आगे ये लोन लिया है 200 लाख का। ठीक है? ये लोन लिया है 200 लाख का। ओके? बिगिनिंग ऑफ द ईयर में, ड्यूरिंग द मिड ऑफ द करंट ईयर फेज 1 एंड फेज 2 हैव बीन ऑपरेशनल। अब इसको हम बोले कि भाई तुम फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4 में तुम काम किए हो, तो इसमें अच्छे से सुनो, ये बिल्डिंग को बोल रहा है कि फेज 1 और फेज 2 करने के बाद ही बिल्डिंग इंटेंडेड यूज के लिए हो गया था। फेज 3 और 4 में हम स्टाइलबाजी किए हैं। अब होता है ना जैसे हाई फाई सोसाइटी में बच्चा लोग के लिए, किड्स के खेलने के लिए ये बना दिए, उसके लिए थोड़ा पार्क पोखर बना दिए, बच्चा लोग नहाएगा उसमें, क्या बोलते हैं उसको, स्विमिंग पूल, वो जो भी है। कहीं पर थोड़ा मछली का गार्डन बना दिए, गार्ड का घर बना दिए, कहीं झंडा फहराने का बना दिए, कहीं छोटा मंदिर बना दिए, ये सब तो एक्स्ट्रा है ना बाबू। तो फेज 3, 4 में ये सब हुआ। इसको पूछे काम कब तक कंप्लीट हुआ, तो वो बोला फेज 1 और 2 में ही हो गया। तो हम इसको बोलेंगे तुम जितना अभी खर्चा किए हो ना, जो इंटरेस्ट का अमाउंट आएगा वो फेज 1 और फेज 2 का टोटल कितना है मुझे बताओ तो। 34 और 64 आ जाएगा तुम्हारा 98। तो तुम बोल रहे हो ना कि 98 टोटल जो एक्सपेंडिचर तो आएगा वो आएगा 221 के लिए, तो 98 के पोर्शन तक ही तुम कैपिटलाइज कर सकते हो, बाकी तुमको पीएल में दिखाना पड़ेगा। यही तुम आंसर में जाकर चेक करो ना, यही होगा। ठीक है? और 12 नंबर क्वेश्चन वही एकदम इजी सा लॉलीपॉप क्वेश्चन है कि क्या कैपिटलाइज होगा, क्या कैपिटलाइज नहीं होगा, ये आप लोग पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा आपको। कुछ अगर इसमें इनकम अर्न कर लेगा तो वो माइनस हो जाएगा या वो एडजस्ट हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन आंसर में जाके जब 11 नंबर देखोगे तो ये लोग भी वही किया। ये लोग बोल रहे हैं कि देखिए टोटल हमारा 200 लाख का लोन है, 15% इंटरेस्ट देंगे तो 30 लाख का तो इंटरेस्ट आ रहा है। तो 30 लाख में जो 2 फेज तक के पोर्शन 98 के पीरियड का है वो आ रहा है हमारा कितना, मुझे बताओ। वो आ रहा है हमारा 13,30,370, यही आ रहा है। कैलकुलेशन देखना उसमें, समझ में आ जाएगा। और रिमेनिंग पोर्शन जो है वो हमारा चला जाएगा पीएल में 16,69,683। समझ में आया? समझ में आया? फेज 3 और 4 का टोटल कितना है? फेज 3 और 4 का टोटल है 55 लाख और 68,000, तो 1,23 लाख है। और फेज 1 और 2 का 98 लाख है। तो तुमको अगर बांटना हो इसके इंटरेस्ट 30 लाख को, 30 लाख को अगर तुमको बांटना हो
98 लाख और 1 करोड़ 23 लाख के रेशियो में, यानी 98:123 के रेशियो में बांटना हो तो तुम इसको बांट देना। तुम बोलना कि भैया 221 से हम डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई 98 से करेंगे, तो जो आएगा फेज 1 फेज 2 का है, और उसके बाद 221 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई अगर 123 से करेंगे तो फेज 3 4 का आ जाएगा, जो पीएल में जाएगा। मेरे ख्याल से समझ गए होगे। चलिए अब आप लोग का जो ये है ये खत्म हो चुका है, और चलिए अब इसका राइटिंग प्रैक्टिस कर लेना घर पे।